गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। हाँ जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाएंगे। आज 22 दिसंबर 2021 है। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। आशीष, रामलखन, धनंजय, पवन, सुरेश, अभिषेक, मनीष, सूरज, अंकुश, प्रियांशु, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट मुझे नजर आए हैं। सारे के सारे लोगों का स्वागत है। और जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? ओके, आर्टिकल 40। इसका मतलब हम पढ़ रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो संविधान का भाग 4 है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी, तो हम बात कर रहे थे अबाउट पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक राज्य के वो कर्तव्य होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो किसी भी राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए या कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए एक राज्य को निभानी चाहिए। इसमें हम पहुंच चुके थे लास्ट आर्टिकल 40 तक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एवरी स्टेट शुड हैव द प्रोविजन ऑफ पंचायत। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। हाँ जी, तो हम लास्ट आर्टिकल 40 तक पहुंचे थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है राइट टू गेट वर्क, या हिंदी में लिख सकते हैं कार्य पाने का अधिकार। राइट टू गेट वर्क या कार्य पाने का अधिकार। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में प्रत्येक नागरिकों को कार्य करने के अवसर प्रदान करे। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो प्रत्येक राज्य का या प्रत्येक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए चाहिए कि उस राज्य के प्रत्येक नागरिकों के पास रोजगार के अवसर हों, कार्य पाने का उन्हें अधिकार है। लेकिन आप सोचेंगे कि यदि कार्य पाना हमारा अधिकार है या रोजगार के अवसर प्राप्त करना हमारा अधिकार है, तो हम सारे के सारे लोगों को कार्य करने की अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती है, या फिर हम सारे के सारे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान क्यों नहीं किए जाते हैं? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है भाई। इसे भाग 3 में नहीं, भाग 4 में ऐड किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो भाग 4 के प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है, वो पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं, राज्य पर डिपेंड करते हैं। यदि राज्य चाहेगा
तो ये हमें प्रदान किए जाएंगे, अदरवाइज इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट, यदि कार्य करने के अवसर प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, तो ध्यान रखेंगे, टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस टू वर्क। तो ध्यान रखेंगे, कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं प्रदान करना भी राज्य का कर्तव्य है। यदि राज्य को चाहिए कि वो अपने समस्त नागरिकों को कार्य करने के अवसर प्रदान करे, तो भाई उस कार्य को करने के लिए जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस या न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना भी राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट, लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर वर्क, या लिख सकते हैं कार्य को करने की न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना भी राज्य का कर्तव्य है। दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर वर्क। कार्य को करने के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना या न्यूनतम मेहनताना देना भी राज्य का कर्तव्य है। अगला लिखेंगे आर्टिकल 44, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। एक आर्टिकल 40 और एक आर्टिकल 44, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आर्टिकल 44 में है दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करे। समान नागरिक संहिता लागू करना, समान नागरिक संहिता का मतलब है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को एक प्रकार से न्याय प्रदान करना, एक ही तरीके से न्याय देना। इसे राज्य का कर्तव्य जरूर बनाया गया है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, प्रैक्टिकली हम बात करें, यदि हम वास्तविक तौर पर बात करें, तो ध्यान रखेंगे वास्तविक तौर पर इसे लागू नहीं किया गया है। केवल एकमात्र राज्य या द ओनली स्टेट विच अप्लाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड, या एकमात्र राज्य जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया है हमारे देश में, वो कौन सा राज्य है? गोवा। तो गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, लेकिन ये राज्य का कर्तव्य बनाया गया है कि प्रत्येक राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट,
अगला लिखिए आर्टिकल 45। अगला लिखेंगे आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लीजिएगा, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। लिखेंगे द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू 6 years। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था या फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू 6 years। अगला लिखिए आर्टिकल 46। अनुसूचित जाति एवं जनजाति। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा का विकास आर्थिक अधिकारों एवं शोषण से सुरक्षा। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में SC ST या अनुसूचित जाति या जनजाति की शिक्षा के विकास, उनके आर्थिक अधिकारों और शोषण से सुरक्षा प्रदान करे। इंग्लिश में लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिकल राइट्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हरासमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का विकास, इकोनॉमिक राइट्स यानी कि आर्थिक अधिकार, एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हरासमेंट या शोषण से सुरक्षा फॉर SCs एंड STs। नेक्स्ट आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47। आर्टिकल 47 में लिखेंगे लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए राज्य किसी भी खाद्य लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए राज्य किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। लिखेंगे टू मेंटेन द पब्लिक हेल्थ। टू मेंटेन द पब्लिक हेल्थ अ स्टेट कैन बैन एनी फूड और लिक्विड आइटम। लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए राज्य किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 48 लिखेंगे कृषि एवं
पशुपालन का विकास एवं गौ हत्या निषेध। लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर्स एंड प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर्स। सर क्या ऐसा सीएम कर सकता है? भाई आप याद कीजिए, मैंने आर्टिकल 12 में आपको राज्य की परिभाषा लिखवाई थी और राज्य की परिभाषा में मैंने आपसे कहा था कि भाग 3 और भाग 4 में राज्य का मतलब स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से भी है। और यदि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का हेड या राज्य की सरकार का प्रमुख हमेशा कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो भाई हम यहां पर मुख्यमंत्री को भी तो राज्य कह सकते हैं। और यदि मैंने आपसे कहा कि राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो भाई डेफिनेटली ये काम राज्य की सरकार कर सकती है। और यदि राज्य की सरकार करेगी तो आप जानते हैं कि राज्य की सरकार के द्वारा जो ये डिसीजन है वो डेफिनेटली कौन लेगा? मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद ही लेगा। पहले आर्टिकल 48 में केवल कृषि और पशुपालन के विकास की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 48A, और जिसमें पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का भी प्रावधान कर दिया गया और राज्य का कर्तव्य बना दिया गया कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य पर्यावरण एवं वन्य जीवों की भी क्या करे? सुरक्षा करे। लिख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। सर आपकी बुक कब आएगी? मेरे भाई बुक आ चुकी है, देख लीजिए सारे के सारे लोग, बुक आ चुकी है। ठीक है, ये मेरी हिस्ट्री स्पेशल, इतिहास स्पेशल की बुक है जो अवेलेबल है मार्केट में भी, और आप इसको फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लगभग 400 पेज हैं, इसके अंदर 402 पेज हैं और 402 पेजेस में केवल और केवल इसमें सारा का सारा कंटेंट, सारी की सारी थ्योरी किसकी है? इतिहास की, हिस्ट्री की, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, जिसमें भारत का इतिहास भी है, जिसमें विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर लीजिएगा, आपको ये फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। भाई देखो, इस बुक का जो एमआरपी है वो 350 डला हुआ है, लेकिन आपको चेक करना होगा कि ये फ्लिपकार्ट पे कितने की मिल रही है। शायद मेरे ख्याल से 250 के आसपास मिल जाएगी, 200 से 250 के बीच में शायद प्राइस होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये बाइलिंगुअल मीडियम में है भाई, इसका मतलब इसमें जो भी लिखा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। तो हिस्ट्री की बुक आ चुकी है, न्यू ईयर पे, नए साल पर। पॉलिटी की बुक आ रही है, वो अभी प्रिंट होने के लिए गई है, तो बहुत जल्दी पॉलिटी की बुक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा भाई, यदि आपको जरूरत है और आपको लगता है कि भाई ये हेल्पफुल रहेगी, बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, तो आप इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, या आपके आसपास कोई बुक सेलर यदि रखता है तो आप वहां से ले सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये बाइलिंगुअल है। तो पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का जो प्रावधान है जो आर्टिकल 48A में किया गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे
आर्टिकल 48A को बाद में जोड़ा गया है, और यदि बाद में जोड़ा गया है तो किस संशोधन के तहत, ध्यान रखेंगे, इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इस आर्टिकल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 49, जिसमें है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करे या उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स या राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। इसके बाद आर्टिकल 50 में है, राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करे, या आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण ही किसमें है, आर्टिकल 50 में, अनुच्छेद 50। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य हमेशा सदैव ये सुनिश्चित करे कि राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका हमेशा एक दूसरे से पृथक रहें और एक दूसरे से अलग अलग रहकर कार्य करें। कभी भी कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में हमेशा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करे। सर बुक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। भाई देखो अभी क्या दिखा रहा है, मैंने देखा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, देखो ये बुक तो 1.5 महीने से चल रही है, लेकिन मैंने कहीं पर भी इसको पोस्ट नहीं करा था, और मैंने पोस्ट करा है कल ही रात को। तो डेफिनेटली पोस्ट करते ही काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑर्डर कर दिया होगा, इस वजह से आउट ऑफ स्टॉक हो गई होगी शायद। नेक्स्ट आर्टिकल 51,
सर लिंक कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई? मैंने बुक का जो लिंक है ना, जो फ्लिपकार्ट का लिंक है, ठीक है, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पेज पर शेयर किया है, तो आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप मेरे साथ फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भाई नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो प्लीज जुड़ जाइएगा, ताकि आपको यदि मुझे कोई भी मैसेज करना हो तो आप कर लें। जो मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है, वो आपको मिलेगा, आप सर्च कीजिएगा अभिषेक सुमन सर के नाम से। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर आपको मेरा पेज मिलेगा अभिषेक अंडरस्कोर सुमन अंडरस्कोर हिस्ट्री के नाम से। तो आप फटाफट से यहां पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा, फटाफट से जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको कोई भी मैसेज करना हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कीजिए या फेसबुक पेज पर कीजिए। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। आर्टिकल 50 इंग्लिश में, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी का मतलब या न्यायपालिका का मतलब है जुडिशरी। आर्टिकल 51 में लिखेंगे, बाहरी बाहरी एवं आंतरिक शांति को कायम रखना भी राज्य का कर्तव्य है। बाहरी एवं आंतरिक शांति को कायम करना भी राज्य का कर्तव्य है। दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पीस। बाहरी एवं आंतरिक शांति को कायम करना भी या कायम रखना भी राज्य का कर्तव्य है। तो ये राज्य के वो कुछ कर्तव्य हैं जो राज्य को अपने नागरिकों के लिए निभाने चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट बनने के लिए या एक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए। इसके बाद आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और भाग को ऐड किया गया, एक और भाग को जोड़ा गया, जो था पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4A। और आप जानते हैं इसमें जोड़ी गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज या हमारे मौलिक कर्तव्य, और एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 51A, और इसे भी उसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया
जो अब तक भारत के संविधान में किया गया सबसे बड़ा अमेंडमेंट था, सबसे बड़ा संशोधन था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमारे संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में, ध्यान रखेंगे, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। हालांकि ये मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या पूछेंगे कि बताइए मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो हम लिख चुके हैं, ये रूस से लिए गए हैं, रशिया से। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51A में। इन्हें किस भाग में जोड़ा गया, भाग 4A में। 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कब हुआ, 2002 में, इसके तहत हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया या 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। और हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, लिख लीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो मैक्सिमम यदि आपसे पूछ लिया गया तो 11वां मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाएगा, क्योंकि भाई ये बाद में जोड़ा गया है। बाकी 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जुड़े हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 42वें संविधान संशोधन से। लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, तो ध्यान रखेंगे, इसे ऐड किया गया था, इसे जोड़ा गया था। किसके तहत इसे जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। सर ये तो 21A में है, तो मेरे भाई आर्टिकल 21A में ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार है। लेकिन यहां पर ये उसके माँ बाप और अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएं। नेक्स्ट, इसके बाद लिखिए पार्ट 5, संविधान का भाग 5, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट यूनियन, जिसमें हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक प्रोविजन किया गया है यूनियन संघ के बारे में, जो है संविधान का भाग 5। और ध्यान रखेंगे, जिन
स्वतंत्र अंगों के बारे में हमने बात की थी, जिन इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में हमने बात की थी, उन्हीं तीनों इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कहने का मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, जो होगी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक। फिर हम पढ़ेंगे संघ की विधायिका, जिसकी चर्चा होगी आर्टिकल 79 से लेके 123 तक। और फिर हम पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका, जुडिशरी ऑफ यूनियन, जो होगी आर्टिकल 124 से लेके 147। इन तीनों स्वतंत्र अंगों के बारे में हम बात करेंगे भाग 5 में। अब यदि हम बात करें कि भाई संघ की कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन किस किस से मिलकर बनी है, तो ये मिलकर बनी है भारत के राष्ट्रपति से, भारत के उपराष्ट्रपति से, इसी में शामिल है भारत का प्रधानमंत्री, इसी में शामिल है संघ का मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, और इसी में शामिल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ का मंत्री परिषद और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनसे मिलकर बनी है संघ की कार्यपालिका। कहने का मतलब भाग 5 में हम शुरुआत में ही पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री परिषद और भारत के महान्यायवादी के बारे में। उसके बाद संघ की जो विधायिका है वो कहां से चलती है? संसद से चलती है। और जो हमारी संसद है वो मिलकर बनी है किससे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे विधायिका में, लेजिस्लेचर में। और यदि हम न्यायपालिका के बारे में बात करें तो संघ की न्यायपालिका चलती है सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय से, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे जुडिशरी में, न्यायपालिका में। और इसके अलावा आर्टिकल 148 से लेके 151 तक होता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम कहते हैं CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नोट करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं बात सबसे पहले संघ की कार्यपालिका के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में हम बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक प्रावधान किया गया है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर आपने आर्टिकल 36 से 40 क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि आपने कल की क्लास अटेंड नहीं करी। अब आप कल की क्लास अटेंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 40 तक तो हमने कल ही बात कर ली थी मेरे भाई। लिखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 52। आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 जो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लिखेंगे देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यदि आपसे पूछें कि बताइए भारत के राष्ट्रपति का पद, भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है या किस आर्टिकल में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे दैट इज आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53। आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 53। अगला लिखेंगे आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53, जिसमें है लिखिए संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां, संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑल द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन वेस्ट्स इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। तो कहने का मतलब संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष सदैव कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल 54 में लिखिए
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, द इलेक्टोरल कॉलेज, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। भाई हम सब जानते हैं भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। ये पोस्ट हमने अमेरिका से ली है और निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में दिया गया है और कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भारत की जनता नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो लिख लीजिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य। अब संसद के निर्वाचित सदस्य का मतलब है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और नंबर 3 लिखेंगे दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या होती है, यह है आर्टिकल 55 में। निर्वाचन की विधि या निर्वाचन की प्रक्रिया, तो ध्यान रखेंगे इस प्रक्रिया को कहा जाता है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। और याद कीजिए हमने फॉरेन सोर्सेज में या संविधान के विदेशी स्रोतों में लिखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। सर प्रेसिडेंट की मंथली इनकम कितनी है मेरे भाई, क्या आपको लगता है कि ये पूछने की आपको मुझसे जरूरत है? 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं राष्ट्रपति को। पहले 1.5 लाख सैलरी हुआ करती थी, अब 5 लाख है। अगला आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। सर पौंडीचेरी से ही क्यों और दिल्ली से ही क्यों मेरे भाई? क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी हैं तो संघ शासित प्रदेश, हैं तो यूनियन टेरिटरीज, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी दोनों में ही विधानसभाएं भी हैं। और क्योंकि विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो इसीलिए भाई दिल्ली विधानसभा के भी करेंगे और पौंडीचेरी विधानसभा के भी करेंगे।
स्वाभाविक सी बात है। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। सर जम्मू कश्मीर के भी, मेरे भाई जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा का गठन हुआ कहां है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो कार्यकाल के दौरान कभी भी अपनी मर्जी से अपना त्याग पत्र सौंपकर अपना पद त्याग सकता है। आपसे पूछेंगे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपेगा, तो ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन, अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला आर्टिकल 57, जिसमें लिखेंगे राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सर विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं? जी नहीं मेरे भाई, इसमें विधान परिषद के नहीं, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अनुच्छेद 57 में यह प्रावधान किया गया है, भाई वैसे तो एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, इसके बारे में संविधान में कुछ भी लिखित नहीं है। हाँ, लेकिन यदि एक ही व्यक्ति चाहे तो वो जितनी मर्जी बार राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि आवेदन कर सकता है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति बन भी सकता है। सिंपल सी बात है। अगला लिखिए आर्टिकल 58, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। एलिजिबिलिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और ध्यान रखेंगे वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट आर्टिकल 59 मत लिखिए, मैं बता देता हूं। आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अगला लिखेंगे आर्टिकल 60, जिसमें है राष्ट्रपति को शपथ, ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम एज नहीं है मेरे भाई, सिर्फ मिनिमम एज है।
वो न्यूनतम 35 वर्ष का होना चाहिए, मैक्सिमम तो भाई वो कितना भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या आम नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है? भाई देखो ना, लिख तो दिए हैं, एलिजिबिलिटीज लिख तो दी है, अभी तो आम ही आदमी है भाई। सर कुछ पढ़ा भी तो होना चाहिए बेटे, सिर्फ साक्षर होना चाहिए, लिटरेट। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? लिख लीजिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, यानी कि जो सबसे सीनियर जज होगा, वही शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति को। और लास्ट इसमें है आर्टिकल 61, इंपॉर्टेंट भी है, इसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग, impeachment on the president of India। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जानते हैं इम्पीचमेंट क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। यदि भारत का राष्ट्रपति कोई भी गैर संवैधानिक काम करता है, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है, तो भाई आप जानते हैं कि विधि के समक्ष समान तो नहीं है, ना तो अरेस्ट हो सकता है, ना ही कोई केस हो सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति कोई भी गैर संवैधानिक काम करता है तो राष्ट्रपति को देने के लिए केवल एक पनिशमेंट होती है, जो क्या होती है? इम्पीचमेंट या महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग कैसे लगेगा? संसद के किसी भी सदन, यानी कि या तो लोकसभा या तो राज्यसभा से सबसे पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस भेजा जाएगा, जो कि 14 दिन का होगा, और 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति से इस्तीफा या त्यागपत्र देने के लिए कहा जाएगा। यदि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया तो ठीक, यदि नहीं दिया तो 14 दिन के बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दो तिहाई सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ बहुमत पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, लेकिन प्रोसेस है, लेकिन प्रोविजन बना है, यदि राष्ट्रपति गैर संवैधानिक काम करेगा तो महाभियोग लगाया जा सकता है। और यदि महाभियोग लगाया जाएगा तो भाई राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उसी का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 कहता है, लिखिए, राष्ट्रपति का रिक्त पद या राष्ट्रपति का खाली पद पुनः 6 महीनों के भीतर भर जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीनों के भीतर भर जाना चाहिए। कहने का मतलब, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 महीनों के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए।
चलिए जी, आज की कहानी को यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।